नाजायज तो नहीं कह रहे ओवैसी साहब, मुसलमान अपने ही खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? सबसे बड़ा जाहिल रिजवान है जिसको कुछ पता ही नहीं। मक्कारी की हंसी पब्लिक देख रही है। चुप्पा करोगे तुम, बारिश पड़न के सामने बैठ गए, तुम्हारी खिल्ली उड़ रही है हर जगह। ट्विटर पे जरा देख ले, सब हंस रहे हैं। माफ करिए सुधांशु जी, उन्होंने देख लिया किसानों के मामले में सरकार पीछे हट गई, बिशक राष्ट्र में पीछे हट गई। मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। ये जाहिलों वाली बात है। सबसे बड़ा जाहिल रिजवान है जिसको कुछ पता ही नहीं है। इसी तरह के लॉलीपॉप दिए गए थे हमारे किसान भाइयों को MSP की टाइम के नहीं, ये किसानों के हक में है। हंसो हंसो, मक्कारी की हंसी पब्लिक देख रही है। सीए की बात करो, सीए का भारत से कोई लेना देना नहीं है। सुन सीए किसान को भी, किसान भाइयों को भी इसी तरह का लॉलीपॉप दिया गया भारतीय कि किसानों के हित का है ये कृषि कानून, किसानों को बहुत फायदा होगा। रात दिन भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के लीडर और ये भाजपा के दलाल आके यही बोलते थे कि ये कानून किसानों के फायदे का है। कैसा वापस लिया? मेरी बात का जवाब नहीं होगा, मुझे मालूम है। मेरा निवेदन मानिए, मेरा निवेदन मानिए। मैं हम्बल सबमिशन एक एक करके सब अपनी बात को रखे। रिजवान अभी वारिस बोल ले, अभी वारिस 40 सेकंड बोल ले, फिर मैं आपको 40 सेकंड मौका दूंगा, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी और अतिकुर रहमान के पास भी चलूंगा। ओके, पहले वारिस पठान 40 सेकंड आप बोल लें। देखिए, जो चीज संविधान बोलता है कि रिलीजन की बुनियाद के ऊपर आप कानून नहीं बना सकते, ठीक है, वह संवैधानिक है। हमारी लड़ाई है कि असंवैधानिक जो कायदा कानून है NRCCA का, उसको आप वापस दे लो, जिस तरह आपने कृषि कानून को वापस दे लिया। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? क्या गलत बोल रहा हूं? चलो बताओ। लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा के अंदर पास कर दिया, बैड लॉ है, ब्लैक लॉ है, उसको वापस देना चाहिए। रिजवान अहमद जवाब। मैं हंसूंगा, अब रिजवान अहमद जवाब बोलिए। रिजवान हमें क्या जवाब देंगे? हमें ये क्या जवाब देगा? जो वारिस साहब ने कहा, जो अमीश भाई बोलिए बोलूं, जो वारिस पठान ने बोला, बोलो क्या बोलेगा? भारत में संविधान में मजहब और धर्म के आधार पर कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बोला। तो वारिस पठान सबसे पहले उसी संविधान के चलते, उसी संविधान की कसम खाकर शरीयत से तौबा करो। फिर इस देश में शरीयत भी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीयत मजहब पर आधारित है। शरीयत से तौबा करो, फिर आगे बोलो। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं शरीयत की बात कर रहे हैं। मैं संविधान की किताब लेके बैठा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। ये शरीयत में चले गए, ये सऊदी में चले गए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अब इनको क्या जवाब देंगे? अरे भाई, अरे अमीश भाई, मुझे मेरे सामने किसी अच्छे को लाओ, समझदार करो, इसको लेके आए। शरीयत से तौबा करो, क्योंकि शरीयत भी मजहब के किससे क्या करना मुझे मालूम है। शरीयत से तौबा करो। तुमसे सीखना नहीं है शरीयत क्या है, कायदा कानून क्या है। मुझे शरीयत तुमसे सीखना नहीं है, कायदा क्या है, कानून क्या है, मुझे सीखना नहीं है। बेटा रिजवान, दूसरे को सिखाओ बेटा, दूसरे को सिखाओ। जाओ, मैं तो संविधान लेके बैठा हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। आप बीजेपी के तलवे चाट लो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। अरे सब कुछ नहीं। अरे तुम तौबा करोगे, तुम बारिश पड़न के सामने बैठ गए, तुम्हारी खिल्ली उड़ रही है हर जगह। ट्विटर पे जरा देख ले, सब हंस रहे हैं। शरीयत से तौबा करो, फिर शरीयत से तौबा करो। बिठा देता अमीश भाई आर्टिकल 44 का अरे तुम तौबा कर लो, UCC लेके आओ, फिर नमाज पढ़ो, सलातुत तौबा की तौबा कर लो। मैं मुसलमानों के खिलाफ इतना सुधांशु त्रिवेदी को लेके आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ जहर करो, लेकिन तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम बहरूपिये हो। मैं सुधांशु त्रिवेदी को लेकर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, तुम बहरूपिये हो। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्र हित के अंदर कानून वापस हुए, जो बीजेपी कह रही है कि हमने राष्ट्र हित में ये कानून वापस करें, लेकिन अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पे उतर जाएं। अगर अब नहीं उतरेंगे तो कब उतरेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर उसको शाहीन बाग बना देंगे। अगर वो कानून वापस करना राष्ट्रहित है तो सीए का कानून भी वापस करना राष्ट्रहित होगा। अब बताइए क्या करेंगे? देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, किसानों के कानून और सीए एनआरसी में किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं।
क्योंकि जो कृषि कानून आए थे उन्होंने किसानों की जो वर्तमान प्रक्रिया और लेकिन उनको व्यवस्था रास्ता है, मिल गया। उसमें सुधांशु जी, सुधार माफी करने के का साथ मैं बोल रहा हूं, उनको प्रयास रास्ता मिल गया ना कि एक बार ये नहीं, चीज मैं वापस हो उसी- सकती है तो दूसरी भी वापस हो सकती है। एज सिंपल एज दैट। नहीं, मैं इस पे आ रहा हूं अमीश जी। देखिए, ये किसानों की वर्तमान प्रक्रिया में एक परिवर्तन था, जो संशोधन था, परंतु एक वर्ग किसानों का था जिसको लगा कि ये सही नहीं है, इसलिए उदारता का परिचय देते हुए किया, पर उनकी प्रक्रिया में चेंज तो हो रहा था। सीएनआरसी में मुसलमान तो छोड़िए, किसी भारतीय नागरिक की स्थिति और प्रक्रिया में कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो भाई, जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो डिमांड का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, इसमें सिर्फ विदेश के लोगों के बारे में चर्चा है, देश के अंदर के बारे की कोई चर्चा ही नहीं है। अब तीसरी बात, मैं सैद्धांतिक पे आता हूं, इसमें मुस्लिम शब्द कहां से आया भाई? हमने तो उसमें 5-6 धर्मों का नाम लिया है, और मैं एलानिया कहता हूं कि जब यह देश विभाजित हुआ तो भारत के, अविभाजित भारत के जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई थे, वो जिन्ना के पाकिस्तान के साथ नहीं थे, वो गांधी लेकिन के देखिए, ये हिंदुस्तान के ब्रॉडर, साथ थे और वो सुधांशु वहां फंस गए सुधांशु थे। बिल्कुल, पर वहां ये के- सीएएनआरसी के ऊपर मैं मैं अच्छा उसी बिंदु पे डिबेट आ रहा कर हूं। चुका हूं, लेकिन ब्रॉडर टॉपिक ये है कि अब लोकतंत्र के ऊपर धमकी तंत्र हावी है। यानी किसान आंदोलन नहीं, पे मैं धमकी उसी मिली बिंदु तो पे आ रहा कानून हूं। वापस हो गया। अब इनको लग रहा है कि जब मैंने वो धमकी की कोई- किसानों का कानून वापस हो सकता है तो सीए क्यों नहीं वापस हो सकता? अब महबूबा मुफ्ती के लिए देखिए। 370 भी वापस कर लीजिए, क्या करिएगा? अब एक मिनट में नहीं, ये तो फिर उन लोगों की क्या गलती है जो लोकतंत्र पे भरोसा कर रहे हैं, जो लोकतंत्र पे भरोसा कर रहे हैं। धमकी तंत्र वाले ज्यादा मजबूत है इस देश के अंदर। इसका मतलब वो अपना मनचा कानून बनवा देखिए, लेते हैं, एक तो मैं जैसा बात उनको करना कहूंगा होता है वो कि कर देती है सरकार। हाँ अमित जी, जो ओवैसी की धमकी है उसे धमकी कहें, भभकी कहें, घुड़की कहें, ये तो आदतन है, फितरतन है, शरारतन है। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, पर उन्होंने देख लिया ना किसानों के साथ ऐसा होता हुआ। माफ करिए सुधांशु जी, उन्होंने देख लिया किसानों के मामले में सरकार पीछे हट गई, बेशक राष्ट्र में पीछे हट गई, लेकिन उन्होंने एक बार ये स्वाद चख लिया। अब कैसे बदलेगा ये स्वाद? कहते खून एक बार मुंह में लग जाता तो नहीं रुकता वो बात। यदि अरे भाई, अगर वो ये मान रहे हैं कि सीएएनआरसी में पड़ोसी मुल्क के प्रताड़ित लोगों को दिया गया और मुसलमानों को भी उसमें शामिल होना चाहिए, तो मैं वारिस पठान साहब से कहना चाहूंगा, ओवैसी और जमाते इस्लामी के जितने भी लोग बोलना चाहते हैं, वो ये पहले तो इन बयानों के लिए माफी मांग लें कि मोदी जी के हिंदुस्तान में मुसलमानों में भय है। मैं ये लाइन पढ़ता हूं, ये लाइन है, जैसे कृषि कानून वापस लिए वैसे ही सीए भी वापस लिया जाना चाहिए। अगर एनपीआर और एनआरसी आया तो हम फिर सड़क पर उतरेंगे, यूपी में भी शाहीन बाग बना देंगे। मुसलमान अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। इसके मायने क्या है? वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, मैं दो बात बताऊंगा यहां पर आपके माध्यम से। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के बहादुर किसान भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करूंगा कि वो डटे रहे। उन पर लाख इल्जाम लगा दिए खालिस्तानियों का, आतंकवादियों का, मगर वो डटे रहे क्योंकि जो असंवैधानिक बिल था वो असंवैधानिक ही था और मोदी को आना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और तीनों कृषि कानून को वापस लिया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सत्य में वह जयते। ये जीत है डेमोक्रेसी की, संविधान की, और ये हार है एग्रेशन की और ईगो की हार है। ये तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अब दूसरी बात, जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया, इसी तरह से असंवैधानिक कानून है ये सीएएनआरसी का। हम तो कब से बोलते आ रहे, इसको भी हम डिमांड करते हैं कि मोदी सरकार फौरी तौर से तीनों जो बिल आए हैं एनआरसी, वो डिमांड तो मैंने असद ओवैसी साहब की सुन ली। डिमांड बैरिस्टर असद ओवैसी की डिमांड मैंने सुन ली। मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, मुसलमान अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। यह उकसाने वाला बयान है कि नहीं है? कोई उकसाने वाला नहीं। हम तो जिस दिन से यूपी में गए, हम तो बोल रहे कि हम आए बीजेपी को हराने के लिए और योगी को इस मर्तबा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। हमने मुसलमानों को कहा कि जाटों का नेता है, यादवों का नेता है, सबका नेता है। आपका कोई नेता है नहीं है, तो क्यों नाम आपके अंदर से नेता बनाने आए? तो क्या गलत है? अब नहीं जाके 70 साल से मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। मुसलमान उठो और जागो, इसका मतलब क्या है? तो क्या आपका ईमान ये नहीं बोलता कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है? क्या आपको लगता है आपके हाथ में है? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। तो हम यही बोल रहे हैं ना कि 70 साल से जो नाम मैं ये बोलूं कि लोग सड़क पे उतरे, मैं ये बोलूं लोग सड़क पे उतरे, सड़कें जाम करे, शहीन बाग बनवाए, अपना कानून वापस ले, मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। ये संविधान है, ये संविधान है। सुनो, ये संविधान है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ। अल्लाह के हाथ में है।
कानून जिसमें सड़क पे बनाया जाए। ये कहां अरे लिखा संविधान संविधान? सुनो तो सही जी, अरे सुनाइए। अमीश भाई थोड़ा सा सुन लेंगे, आपके एजेंडा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 सेकंड सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 40 सेकंड दे रहा हूं सब समझती है। सुनिए, संविधान ने मुझे इजाजत दिया है कि अगर मैं सरकार की नीति से, सरकार के बनाए हुए कानून से संतुष्ट नहीं हूं जो असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान का इजाजत नहीं देता कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर आप कानून बनाए, तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं पीसफुल वे में आंदोलन करूं, अपनी मांगों को मनवाऊं, जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने मनवाया। उसी तरह हम चाहते हैं कि सीए एनआरसी का भी कानून वापस लिया जाए, और अब आंदोलन करके संविधान के दायरे में कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? चलो बताओ क्या गलत कर रहे हैं? हम वायलेंस का तो खंडन करते हैं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, हर तरह के वायलेंस का हम सख्त से खंडन करते हैं, मगर हाँ, संविधान के दायरे में हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं अमीश भाई, हमको अधिकार है अपनी बात रखने का। तो जिस तरह किसानों के बिल वापस हो गए, उसी तरह सीए एनआरसी संविधान की बात करके धमकी देना, संविधान की बात करके लोगों को सड़कों पे बात करने की बात करना। अतिकुर रहमान, आप भी संविधान को बड़ा मानते हैं, तो आपको भी ओवैसी साहब की बात ठीक लग रही होगी, जायज लग रही होगी, नाजायज तो नहीं कह रहे ओवैसी साहब? मुसलमान अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। जी अमीश भाई, जागरूकता कौन नहीं चाहता जी? क्या आप जर्नलिज्म के अंदर जागरूकता नहीं चाहते? क्या सुधांशु जी बीजेपी के अंदर अपने हिंदुत्ववादियों के अंदर जागरूकता नहीं डालना चाहते? क्या हम जागरूक नहीं होना चाहते? तो छोटी सी बात है, अगर ओवैसी साहब ने कहा कि जाग जाओ और उस जागरूकता से इतनी परेशानी हो रही है, जाग जाओ, तो सड़क पे उतर जाओ। समझना चाहिए जिन लोगों को परेशानी हो रही है क्यों हो रही है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब तक के आपने आंदोलन की बात की, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, जब तक के पार्लियामेंट के अंदर ब्रूट मेजॉरिटी अपनी ब्रूटनेस दिखाता रहेगा, तब तक के जन आंदोलन होता रहेगा, लोग सड़क पर आते रहेंगे। संविधान का रास्ता दिखाना हमारा काम है इस ब्रूट मेजॉरिटी को। और अब तो ये बिल्कुल पुख्ता हो गया है कि बीजेपी और मोदी सरकार कोई काम करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद पे करती है। देश की भलाई के लिए उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, किसान भाइयों ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है कि ऐसे ऊंट को पहाड़ के नीचे किस तरह से लाया जाता है। और यही हमारी आप रिक्वेस्ट है, अगर इस ऊंट को समझ में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन पहाड़ का सामना तो इनको करना पड़ेगा।